अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, पुरुमीद होंगे और अपनी इस जॉब से लेकर आप बहुत सीरियस भी होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप जो तैयारी है वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे इंटरव्यू की। क्योंकि ये जो आपका मरहला है ये बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? टेक्स्ट में बता दें अगर आवाज़ आ रही है तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ। ओके। क्योंकि ये इंटरव्यू हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट मरहला है। इसके बारे में आपको सर नदीम अस्कर शेख ने बड़ी डिटेल में आपको जो है वो बताया होगा। अ, हम मेरा नाम मोहम्मद हसन चौहान है। कल हमने जो है ओरिएंटेशन क्लास की थी तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट जिन्होंने ओरिएंटेशन नहीं लिया तो वो देख लें। मोहम्मद हसन चौहान, और मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश में किया हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स में किया हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी है, और सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग भी मैंने किया हुआ है। आईबीए क्वालिफाइड हूँ और एसपीएससी क्वालिफाइड हूँ, एसएसटी जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर आपका है। और मोर देन 10 years टीचिंग एक्सपीरियंस है इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, और करंटली जो है वो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो सर्व कर रहा हूँ। इंटरव्यू के लिहाज से हम मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा हमारा मरहला है कि खाने का निवाला जो है ना वो हमारे मुंह में पड़ा हुआ है। अब बस इसको अंदर निगलना है, ठीक है। अंदर निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी करनी होगी। हमारी पढ़ाई के साथ जो है ना वो सीरियस होना होगा, डेली हमारी क्लासेस को अटेंड करना होगा। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी तो बाद में देख लेंगे ये वो। जितना आप सीरियस होके पढ़ाई करेंगे, फोकस होके पढ़ाई करेंगे, तो इंशाल्लाह ये निवाला आप अपने मुंह में ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक विदाउट कंज्यूमिंग योर टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा चैप्टर सब्जेक्ट है दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि फिजिक्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिजिक्स का जो बैकग्राउंड वो क्या है। और इसमें मैं जो है ना वो बिल्कुल बहुत बैक जाके आपको साइंस का इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा। साइंस को जो है हमने कैसे डिस्कवर किया, इसको हम देखेंगे। इससे एक चीज़ क्या होगी आपकी कि अभी कैंडिडेट्स ने शेयर किया था कि उनको जो है डेमो के लिए साइंस टॉपिक दिया गया था कि आप साइंस पे जो है ना वो डेमो दें, ठीक है। तो इस लिहाज से आपका जो साइंस का टॉपिक है ना एज अ डेमो वो भी तैयार हो जाएगा। जब आप कहीं जब डेमो क्लास के लिए आप जा रहे होंगे, अगर साइंस टॉपिक आ जाएगा तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। सो लेट स्टार्ट। कि सबसे पहले साइंस जो है वो कैसे जो है वजूद में आई, साइंस को कैसे डिस्कवर किया गया। डू यू नो व्हाट इज साइंस? जो स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक ने जब पूरी दुनिया को बना लिया था तब अल्लाह पाक ने इंसान को ज़मीन पर भेजने का प्लान बनाया। जब अल्लाह पाक ने इंसान को ज़मीन पर भेजा, हमारी अर्थ पर भेजा, तो इंसान जो है जैसे अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मुकम्मल बना लिया था, सारी चीज़ें जो है बनी हुई थी। जब इंसान ज़मीन पर आया, रुए ज़मीन पर आया, तो जैसे इंसान ज़मीन पर आया तो उसने देखा कि ये जो माउंटेन है, जो मैंने पहला पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, माउंटेन है, ये कहाँ से आए? इतने बड़े बड़े पहाड़, यानी कि एक जगह पे इतनी सारी मिट्टी जो है वो कैसी जो है ना वो इकट्ठी हो सकती है? इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो एक जगह पे कैसे आ सकते हैं? और बाकी जगह पे ज़मीन जो है वो फ्लैट है, ये एक ही जगह पे इतना सारा कैसे जो है ना वो मटेरियल जमा हुआ पड़ा है। और उसके साथ साथ जब इंसान ने पहाड़ों को देखा, पहाड़ों को देखकर फिर इंसान ने जब अपना सफ़र आगे शुरू किया तो उसने फायर देखी, ठीक है, आग को देखा। इंसान आग को देखकर हैरान रह गया कि ये
किस चीज से, कौन से मटेरियल से जो है ये बनी हुई है, यानी कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिससे ये आग जो है वो प्रोड्यूस होती है, और इस आग का जो कलर है वो येलो होता है, या फिर ये आग जो है वो हमें या किसी भी चीज को जो है वो जला देती है। इसके अंदर क्या चीज मौजूद है जिसकी वजह से ये जो है हमें जला भी देती है, इसके अंदर हीट भी महसूस होती है, और कौन से मटेरियल से ये जो है ना वो जलती भी है। चलें खैर, फिर इंसान ने देखा कि ये सन, जो सूरज है, ये क्या है, इससे गर्मी क्यों आ रही है हमें, और ये सिर्फ दिन के वक्त क्यों जो है वो निकलता है, रात के वक्त ये कहाँ चला जाता है। फिर इंसान ने मून को देखा, चांद को देखा। इंसान के दिमाग में ये सवाल आया कि ये क्या चीज है। आसमान में जब देखा, अच्छा इसके साथ साथ उन्होंने स्टार्स भी देखे, तारे देखे कि रात के वक्त ये चीज सारी जो है ना वो जाहिर होती हैं, दिन के वक्त जो है ना वो सारी गायब हो जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर उन्होंने अर्थ को देखा कि अर्थ जो है ना वो क्या है, यानी कि जमीन क्या है, ये फ्लैट है या फिर गोल है, राउंड है। इस पर जो है ना इंसान ने तहकीकें करना शुरू कर दी कि हमें पता चले कि ये अर्थ जो है वो कैसे है। बाद में पता चला कि इट्स राउंड। और फिर इंसान ने वाटर को देखा कि ये पानी जो है ये कहाँ से आता है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, इसका साइकिल क्या है। ये सारे सवाल जो है, दिन कैसे हो रहा है, रात कैसे हो रही है, ये सारे प्लैनेट्स जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो इंसान जब यहाँ पे आया तो उसके दिमाग में ये सारे सवाल जो है वो चलना शुरू हो गए। अब सारे सवाल चलना शुरू हो गए तो उसने क्या, इंसान ने क्या किया कि इन सारी चीजों को उसने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब उसने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करने से जाहिरी बात है उसने इन चीजों को इतना समझने की कोशिश की कि उसने ऑब्जर्वेशन के बाद जो है ना उसने एक्सपेरिमेंट, उस पर तजुर्बात करना शुरू कर दिए कि ये चीजें किस तरह से वजूद में आई, और ये कैसे दिन रात में कन्वर्ट हो रहा है, रात जो है वो दिन में कन्वर्ट हो रहा है। ये मून स्टार्स, इन पर जो है ना उन्होंने तजुर्बात करना शुरू कर दिए। जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट तजुर्बात करना शुरू किए तो फिर पता चला कि जब इन पर कोई रिसर्च करता है तो इसको उन्होंने एक नाम दिया, जो कि क्या था, नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया। ठीक है, इसको नेचुरल फिलोसफी कहा गया। और नेचुरल फिलोसफी में फिर उन्होंने देखा कि जब भी किसी चीज की ऑब्जर्वेशन की जाती है और या फिर एक्सपेरिमेंट की जाती है तो इसको जो है वो नेचुरल फिलोसफी कहने लग गए। ठीक है, अच्छा फिर उन्होंने देखा कि जब नेचुरल फिलोसफी है तो उन्होंने लैटिन वर्ड सिंशिया, साइंस जो वर्ड है वो कहाँ से क्रिएट किया हुआ है, सिंशिया वर्ड से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, नॉलेज है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें कि इंसान ने किस चीज पे रिसर्च करना शुरू कर दी। माउंटेन्स, फायर्स, सन, मून, अर्थ, वाटर, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, इन नेचुरल चीजों पे उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस की तो उन्होंने ये नॉलेज जो है गेट करना स्टार्ट कर दी। तो फिर इन्होंने देखा कि भाई जब हम, उन्होंने देखा कि भाई जब हम इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, ठीक है, जब ऑब्जर्वेशन और तजर्बात हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो है ना वो साइंस जो है ना वो वजूद में आती है। ठीक है, साइंस का मतलब क्या होता है कि साइंस इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है, ये आपने याद करना है, साइंस एक लैटिन वर्ड है जो कि ड्राइव किया हुआ है कहाँ से, सिंशिया से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, सिंशिया वर्ड से ड्राइव किया हुआ है, और सिंशिया का मतलब क्या है, नॉलेज है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन अगर आप देखें तो बिल्कुल कॉन्सेप्टली आप बना सकते हैं कि भाई स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स। ठीक है, नेचुरल थिंग्स की स्टडी जब हम करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो फिर हम इनको क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, सिंपली साइंस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो साइंस कैन बी, सर आप पीपीटी शेयर करेंगे। अच्छा पीपीटी जो है ये बाद में हम सर से पूछ के आपसे आपसे शेयर कर देंगे, सो डोंट वरी।
अभी जो है ना आप क्लास पे फोकस करें, ठीक है। अच्छा, साइंस कैन बी डिफाइंड एज, अगर साइंस की हम स्टडी करें तो साइंस को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? स्टडी ऑफ नेचर। अभी मैंने क्या कहा था कि मून, सन, प्लेनेट, अर्थ, ये सारी क्या है? नेचुरल चीजें हैं, ठीक है। अब जब इन नेचुरल चीजों की पढ़ाई हम करते हैं, किसके जरिए करते हैं? उनकी पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उन पे हम क्या करते हैं? तजुर्बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो फिर इन इसको हम जो है ना वो साइंस कहते हैं। सिंपली आप कॉन्सेप्टली इस तरीके से जो है ना वो डेफिनेशन बना सकते हैं कि भाई स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये सिंपल डेफिनेशन आप याद कर लें, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, इसको आपने एज अ टोकन क्वेश्चन के तौर पे जो है ना वो बता सकते हैं। कोई मिसाल की तरह व्हाट इज अ साइंस, आप कह सकते हैं कि साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन आप साइंस की याद कर लें। और साइंस लैटिन वर्ड है, साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब साइंस को डिस्कवर किया गया, उन्होंने कहा कि जब हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो इसको हम नेचुरल फिलोसफी कहते हैं, और नेचुरल फिलोसफी में स्टडी ऑफ नेचर को हम साइंस कहते हैं, ठीक है। जब मजीद इन्होंने देखा साइंस को, तो साइंस जो है वो मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रही थी, ठीक है। कौन सी कैटेगरीज में? एक जो है ना वो नॉन लिविंग थिंग में जो है वो कन्वर्ट हो रही थी, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि यूनिवर्स, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, और लिविंग थिंग्स भी हैं। तो उन्होंने देखा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से दो ब्रांचेस बन रही थी, ठीक है। कि भाई जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको अलग करके पढ़ाया जाए, उनको अलग करके उन पे नॉलेज, उन पे रिसर्च, उनके ऑब्जर्वेशंस की जाए, और जो लिविंग थिंग्स हैं उनको सेपरेट करके उन पर जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, ताकि सबका जो है सबको हम डिस्कवर कर सकें। फिर क्या हुआ कि साइंस में उन्होंने साइंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक भाई हो गई नॉन लिविंग थिंग, और एक हो गई लिविंग थिंग की, ठीक है। अच्छा, अब नॉन लिविंग और लिविंग थिंग फर्दर आगे चलकर इन्होंने डिवाइड कर दिया दो साइंसेस में। कौन सी साइंसेस में? कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको उन्होंने कह दिया फिजिकल साइंस, ठीक है। मतलब कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी होगी, ऑब्जर्वेशंस होंगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगी, हाइपोथेसिस जो भी होगा, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल साइंस कहेंगे। एंड उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा, तो जब लिविंग थिंग्स की बात आई तो लिविंग थिंग्स को उन्होंने क्या कह दिया? कि बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। साइंस को मजीद उन्होंने दो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक नॉन लिविंग थिंग और एक लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स को उन्होंने जो है बायोलॉजिकल साइंस कह दिया, और नॉन लिविंग थिंग्स को उन्होंने फिजिकल साइंस कह दिया। अब क्या हुआ कि फिजिकल साइंस वो साइंस होगी जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? भाई नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उनकी स्टडी जो है वो हम फिजिकल साइंस में करेंगे, और जो भी लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लाइफ की अगर हम स्टडी करेंगे तो वो किस में होगी? वो जो है ना वो बायोलॉजिकल साइंस में होगी। तो यहाँ तक जो है उन्होंने साइंस को डिस्कवर किया, और साइंस को मजीद दो ब्रांचेस में, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और उसके बाद साइंस को फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस में जो है डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो साइंस, जो फिजिकल साइंस है वो क्या होती है, और बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है? तो मैंने अभी बता भी दिया आपको। स्टडी फिजिकल साइंस जो है ना वो स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड फिजिकल साइंस, एंड स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, फिर पता है चला कि फिजिकल साइंस में जब वो चले गए, नॉन लिविंग थिंग्स को उन्होंने जब स्टडी करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है ना वो अनलिमिटेड हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको मिलाकर एक ही ब्रांच जो है ना वो फिजिकल साइंस में हम स्टडी नहीं कर सकते। अब इनको मजीद जो है ना हमें एक्सपेंड करना चाहिए, मजीद इनकी ब्रांचेस बनानी चाहिए, ताकि हर चीज को जो है ना वो तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो है ना उनकी स्टडी की जाए, उनकी एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, उन पे ऑब्जर्वेशंस की जाए, और उनकी डिस्कवरीज की जाए। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई फिजिकल साइंस को उन्होंने मजीद डिवाइड कर दिया किस चीज में?
फिजिक्स में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि भाई फिजिक्स जो है, फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे, किस चीज की स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, दो चीजों की हम स्टडी करेंगे। अब देखें, मैटर और एनर्जी दोनों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग चीजें हैं, तो इसकी स्टडी उन्होंने किस में रख दी? फिजिक्स में रख दी। ठीक है, मजीद फिर उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की उन्होंने ब्रांच बना दी। अब स्टडी ऑफ केमिकल्स, यानी कि केमिस्ट्री में किस चीज की पढ़ाई की जाएगी? स्टडी ऑफ केमिकल्स। अब यहाँ पे मैंने जस्ट ये शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है ताकि आपको साइंस का आइडिया हो जाए। अच्छा, फिर मैथमेटिक्स की ब्रांच, ये अभी नॉन लिविंग थिंग्स ब्रांच हमारी, स्टडी ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी को अगर आप देखें तो स्टडी ऑफ गैलेक्सीज, स्टडी ऑफ कॉमेट्स, स्टडी ऑफ स्टार्स, ये सारी स्टडी जो है वो किस में आ जाती है? एस्ट्रोलॉजी में आ जाती है। और फिर जियोलॉजी ब्रांच बना दी उन्होंने। जियोलॉजी की स्टडी जो है वो क्या होती है? स्टडी ऑफ अर्थ। अच्छा, ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, और लॉगी लॉजी का, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। इस तरीके से उन्होंने फिजिकल साइंस यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की जो साइंस है उसको उन्होंने फिजिकल साइंस में कन्वर्ट किया, और फिर फिजिकल साइंस को उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, इस तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट इसमें यानी कि इनकी ब्रांचेस में इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो कि अब हम इनको जो है वो सब्जेक्ट्स की फॉर्म में हम पढ़ते हैं। अच्छा, फिर अगर बायोलॉजिकल साइंस की हम बात करें तो फिर बायोलॉजिकल साइंस में उन्होंने रख दिया कि भाई स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि लाइफ के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में अगर पढ़ाई करेंगे हम, तो वो किसके बारे में हम करेंगे? कि लाइफ के बारे में करेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने बायोलॉजी को मजीद एक्सपेंड करना चाहा, बायोलॉजी की मजीद पढ़ाई करनी चाहिए, बायोलॉजी को मजीद जो ना वो तजुर्बात की बुनियाद पर देखना चाहा, तो फिर बायोलॉजी को उन्होंने, बायोलॉजिकल साइंस को उन्होंने बायोलॉजी और जूलॉजी, बॉटनी, और अब तो मॉडर्न साइंस में तो पता नहीं कितनी इसकी ब्रांचेस जो है ना वो आ गई हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी को अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ लाइफ या फिर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ या फिर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम देखें तो ये बायोलॉजी हो जाती है। जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। भाई जू मतलब क्या होता है? जानवर। ठीक है, जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट होता है। तो प्लांट भी जो है ना वो लिविंग थिंग्स हम कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए इनकी स्टडी जो है वो बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। तो यहाँ तक आपका साइंस का जो है ना वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि साइंस जो है वो कैसे स्टार्ट हुई हमारी। स्पेशली जो, खैर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको तो छोड़ के बाकी हम जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स को हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा जो बैकग्राउंड है साइंस का वो यहाँ तक हमारा बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी तरफ, दैट इज फिजिक्स। तो अब हम यहाँ से जो है फिजिक्स को पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, क्या होती है, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब देखें यहाँ पे ये चीज जो है वो मैंने लिखी है कि फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस। अभी हम पढ़ के आए हैं कि साइंस क्या होती है और उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो साइंस, फिजिक्स जो है वो किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। ठीक है, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड अलोंग विथ द इंटरएक्शन बिटवीन देम। ठीक है, भाई फिजिक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है जिसमें किसकी पढ़ाई की जाती है? मैटर, एनर्जी एंड अलोंग विथ द इंटरेक्शन बिटवीन देम, यानी कि मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर, एनर्जी, और इसके साथ साथ हम इनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब रिलेशनशिप। मैटर के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप कैसे? मतलब कि अब मैंने यहाँ पे एक आपको मिसाल दी था ना कि आग के बारे में उन्होंने देखा कि फायर क्या होती है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी चीज है, कौन सा मटेरियल जिसकी वजह से ये, एक तो ये जलती है और दूसरी ये जलाती भी है। ठीक है, तो कौन सा मटेरियल है? तो जैसे ये आग जलती है, ठीक है, एक कोई भी लकड़ी ले लें, लकड़ी मेटर हो गया। ठीक है, लकड़ी को आग लगाते हैं हम, तो जैसे ही आग लगती है तो मेटर को आग लगती
करती है तो वो हीट में चेंज हो जाता है। ठीक है, हीट क्या होती है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी जो स्टडी है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम इसकी स्टडी पढ़ते हैं। आपने आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन जो है वो दैट इज ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अच्छा, इसका इन्होंने फुल फॉर्म भी पूछा था इंटरव्यू में कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ई स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर एंड सी स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ये आप याद कर लें कि ई का मतलब होता है एनर्जी, और एम का मतलब होता है मास, और सी का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि सी किस चीज के लिए होता है। ठीक है, इस इक्वेशन में आइंस्टाइन ने ये बताया है कि जब भी हम किसी मास को जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है ना वो पास करेंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन की जो स्टडी हम करते हैं वो किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितना अच्छा हो रहा है उतना मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वहां पे हम हमसे इतनी डिटेल में जो है वो नहीं पूछेंगे। जस्ट आपसे एज अ क्वेश्चन करेंगे, आपको कॉन्सेप्टली बस बताना है कि ये क्या चीज है। इसलिए मैं आपको बता भी इस तरीके से रहा हूँ कि जब आपसे सवाल हो तो आप झट से उसका जवाब कैच कर लें बस। ठीक है, अच्छा, आप बात करें मैटर की, तो मैटर किसे कहते हैं? तो मैटर की ये डेफिनेशन, ठीक है भाई, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं इस स्टडी को। अब कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं कि भाई एसपीएससी का इंटरव्यू है, जो यहाँ पे हमने मैटर की कोई बड़ी चौड़ी सी डेफिनेशन बतानी होगी। नहीं, आपने सिंपल ही डेफिनेशन बतानी है, सिंपल ही चलना है। ठीक है, कोई एफिशिएंसी नहीं दिखानी, जितनी एफिशिएंसी दिखाएंगे उतना आप फंसेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। भाई मैटर क्या होता है? कि मैटर कोई भी जो है ऐसी चीज है जो कि क्या करती है? स्पेस कवर करती है, और स्पेस के साथ साथ उसके अंदर क्या होता है? मास होता है। अब देखिए हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, क्या ऐसी कोई चीज है जो कि कोई जगह कवर ना करे, और कोई जो है उसके अंदर कोई वजन मौजूद ना हो? आज मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न साइंस में अगर हम देखें तो छोटी से छोटी चीज का मास भी जो है ना वो उन्होंने मेजर किया हुआ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की सूरत में। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है वो मैटर कहलाती है। अच्छा, मैटर की हमारे पास कितनी फॉर्म्स होती हैं? जो है जनरल फॉर्म जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो कॉमन हम पढ़ते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर है, इसको ज्यादा जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता। डिस्कस किया जाता है तो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस को। अच्छा, यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि वाई सॉलिड इज अ सॉलिड, वाई लिक्विड इज अ लिक्विड एंड वाई गैस इज अ गैस। ठीक है, सॉलिड को सॉलिड क्यों कहा जाता है? ड्यू टू इट्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है ना, वो सॉलिड में जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ये सॉलिड जो है ना वो सॉलिड होता है। ठीक है, ये भी सवाल हो सकता है कि भाई सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है? वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर होता ही नहीं है? तो आपने क्या बताना है कि सॉलिड में जो है ना वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है ना वो डेफिनाइट होती है, इसका वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, और फिर लिक्विड पे अगर हम बात करें तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो क्या होती है? थोड़ी कम होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो आपस में अटैच तो होते हैं इस तरीके से, लेकिन इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्स होती है ना वो क्या होती है? थोड़ी कम होती है। ठीक है, अच्छा, फिर लिक्विड गैस की बात करें तो गैस में इनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, जीरो होती है। इसलिए मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो हवा में जो है ना वो इस तरीके से उड़ रहे होते हैं। ठीक है, वो इसलिए गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट वॉल्यूम वॉल्यूम ये लेते हैं, लेकिन इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, अभी हमारी फिजा में, अभी एटमॉस्फेयर में जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो इस तरीके से उड़ रहे होते हैं, इनमें कोई भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा मैटर। अच्छा,
मैटर के बाद हम एनर्जी को देख लेंगे। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी की डेफिनेशन देखें तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं, जस्ट कॉन्सेप्शनली कि भाई एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। भाई काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ऐसी चीज, ऐसी स्टेमिना भी हम बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें काम करने की सलाहियत हो तो उसको हम एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी की टाइप पर अगर हम आ जाएं तो फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, उसके साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है, और उसके बाद जो है ना मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारे किस्म हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे जरूर। वर्क एनर्जी एंड पावर जब हमारा टॉपिक आएगा तो वहां पे हम पढ़ेंगे। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन। इतना जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो उनको भी जो है ना वो समझ आ जाए। अच्छा, फिजिक्स की डेफिनेशन के बाद हम देखें तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ऐसा एरिया है जहाँ से वो लाजमन पूछ सकते हैं कि अब हमने कह दिया, मिसाल के तौर पे मैं जो है ना वो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स का टीचर रहा हूँ, तो जाहिर बात है वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, या फिर फलां ब्रांचेस कौन सी होती है, फलां ब्रांच कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहली जो ब्रांच है दैट इज मैकेनिक्स। अच्छा, अब फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं इनको आपने रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। जो वर्ड है उसको आपने कॉन्सेप्टली समझना है, जिससे समझने के बाद आप जो है ना वो इजीली जो है ना बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैकेनिक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है पता है? मोशन होता है, ठीक है। मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन। वो चीजें जो कि मोशन से रिलेटेड होंगी तो उनकी स्टडी जो है वो मैकेनिक्स में की जाती है। इनकी मजीद दो ब्रांचेस हैं, एक डायनामिक है और दूसरी जो है काइनेमेटिक्स है, ठीक है। तो उनको भी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं कि भाई द ब्रांच ऑफ फिजिक्स मेनली कंसर्न्ड विद लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक, ऐसे भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे एंड द लॉज विच गवर्न दिस चेंजेस, इस तरीके से भी आप इसको डेफिनेशन बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन जो है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में थर्म जो लफ्ज है ना, फर्स्ट जो वर्ड हमारे पास आता है थर्म, THERM। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। अभी मैं आपको पीछे बता के भी आ रहा हूँ, थर्म का मतलब होता है हीट। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। अभी देखो मैंने कहा ना मैकेनिक का मतलब मोशन, ठीक है। मैकेनिक की दो ब्रांचेस होती हैं, काइनेटिक और काइनेमेटिक्स और डायनेमिक, ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। अच्छा, यानी कि वो मोशन जो कि हीट की वजह से हो तो उसको हम थर्मोडायनेमिक कहते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको हम हीट अप करें तो उसमें कोई चेंजेस आए, उसके साइज में, हाइट में, उसके वॉल्यूम में, किसी भी चीज में चेंज आए, तो उसकी स्टडी जो है वो हम किस में करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ऊपर पर बताऊंगा, आगे चल के हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो थर्मोडायनेमिक्स हीट से रिलेटेड है, तो जाहिर बात है जब हीट से रिलेटेड कोई चीज है तो उसके अंदर टेम्परेचर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में भी जिक्र किया गया, एंड द रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि फॉर्म ऑफ हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हीट एनर्जी की फॉर्म है तो फिर एनर्जी जो है ना वो थर्मोडायनेमिक्स में आ जाती है। और जब एनर्जी किसी चीज में आती है, एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, तो जाहिर बात है उसने वर्क डन किया है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी एंड वर्क। आप इस तरीके से अगर इनके कीवर्ड्स याद कर लेते हैं तो भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास ये न्यू वर्ड नहीं है आजकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सिंपल आप माइंड बना लें कि स्टडी ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब चार्जेस जो है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, तो आप इनको जो है किस में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि भाई स्टडी ऑफ चार्जेस वेदर दे आर इन मोशन आर रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल। इस तरीके से जो है ना वो आप इस ब्रांच को कर सकते हैं डिफाइन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, अच्छा, वर्ड आपने सुना होगा मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट वर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जिसके अंदर मैग्नेट और मैग्नेट एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जब एक प्रॉपर्टी है
तो मैग्नेट किस चीज के अंदर होती है, जो कि मैग्नेटाइज होता है, ठीक है जी। अब मैग्नेटिज्म जो है इन्होंने एक ब्रांच बना दी है, तो मैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैंने अभी बताया ना कि मैग्नेट क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम मैग्नेटिज्म को ऐसे याद कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि भाई वो चीज जो कि मैग्नेटाइज है, जो कि मैग्नेटिज्म मटेरियल है, तो उसको हम जो है ना वो मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच अगर हम देखें तो दैट इज एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जो है वो किसे कहते हैं कि जाहिर बात है यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, एटम का जिक्र हो रहा है, ठीक है। एटम के बारे में हमने सुना है, तो एटम की जो भी स्टडी है ना, एटम को सब एटॉमिक में कन्वर्ट किया जाता है, और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी की जाती है, तो इसको हम जो है क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एटम्स, स्टडी ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास जो है दैट इज, एक मिनट, नेक्स्ट में हमारे पास ऑप्टिक्स है। अच्छा, ऑप्टिक्स चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपका जो है ना वो माइंड ज्यादा काम करेगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई मसला नहीं है। इसको हम जो है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स जो है वो एक टर्म है, एक ब्रांच है, किसकी, फिजिक्स की ब्रांच है भाई, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। अच्छा, अब क्या एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का अगर टॉपिक हमने पढ़ा होगा, डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव, ठीक है। इसमें लाइट जो है, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि लाइट को जब हम डिफरेंट डिफरेंट ग्लासेस में, डिफरेंट मटेरियल में पास करवाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उन मटेरियल्स का जो है ना वो लाइट पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, थ्रू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब हम लाइट को उनके एक्सपेक्ट के लिहाज से डिफरेंट मटेरियल में पास करते हैं, तो फिर उनका इफेक्ट जो है ना वो क्या पड़ता है लाइट पर, तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, ऑप्टिक्स में करते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। लाइट की जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि वो कैसे प्रोपेगेट करती है, या फिर लाइट जो है वो कौन सी वेव होती है, वो हम आगे चल के इसको देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है साउंड। साउंड, साउंड को हम देखें तो सिंपल ब्रांच है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं भाई, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड, सिंपल। भाई साउंड है, साउंड के बारे में क्या पढ़ते हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड की ब्रांच है, जाहिर बात है, तो इसमें यही स्टडी होगी। साउंड जो है वो हम कौन सी जो है ना वेव होते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें स्टडी होती है। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बात याद रखें, न्यूक्लियर को याद कर लें, यस, न्यूक्लियस वर्ड आपने सुना होगा, तो न्यूक्लियस अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, किसके बारे में स्टडी है, आप सिंपल ऐसे कहते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर लें, यहाँ पर यही जो डेफिनेशन में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई, तो उसको भी हम आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, या फिर स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। जितनी कॉन्सेप्ट आप डेफिनेशन बनाएंगे उतनी इफेक्टिव होगी। ओके, पार्टिकल फिजिक्स, भाई पार्टिकल का मतलब क्या होता है, यानी कि छोटी छोटी चीजें। अब छोटी छोटी चीजें कौन सी होती हैं, आप देखें एटम को जब उन्होंने मजीद जो है ना उन्होंने तोड़ा, तो कितनी चीजों में डिवाइड हो गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन, और बहुत सारी चीजों में जो है ना वो डिवाइड हो गया था। तो ये जो एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूंट्स मैंने लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब यही है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उनकी जो है शेल्स में जब वो मूव करते हैं, चेंज करते हैं, तो फिर वो एनर्जी लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उनका इंटरएक्शन बिटवीन देम, यानी कि उनका रिलेशन आपस में क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के साथ, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ, जब एनर्जी लेवल चेंज करते हैं तो जाहिर बात है वो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी जो है वो हम किस में करते हैं, पार्टिकल में करते हैं। उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी
एस्ट्रोनॉमी मैंने कहा था, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स इज नोन एज एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। अच्छा, अब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ये होते हैं हमारे पास, जैसे मून हो गया हमारे पास, ठीक है, सन हो गया हमारे पास, कॉमेट्स हो गए हमारे पास, प्लैनेट्स हो गया, इनको हम बोलते हैं सेलेशियल सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। अच्छा, प्लाज्मा यहाँ पे आ गया, देखें, द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज है ना, इसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम प्लाज्मा फिजिक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं हाईली आयोनाइज्ड एटम, जो मैटर होता है ना, हाईली आयोनाइज्ड मैटर, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और इसकी पढ़ाई जो है वो इस ब्रांच में की जाती है। तो आई होप जो ब्रांचेस हैं उनका कॉन्सेप्ट और आपको जो है ना इसकी समझ आ रही होगी। चलें जी, नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं फिजिक्स की इम्पोर्टेंस को। फिजिक्स की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो सबसे पहले पहले आपने क्या बताना है कि भाई फिजिक्स की जो आज की डिस्कवरीज हो रही हैं वो सारी की सारी इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इसकी जो पास्ट में डिस्कवरीज हुई हैं उन्हीं वजह से जो है ना वो आज मॉडर्न फिजिक्स जो है वो काम कर रही है, और उसी प्रिंसिपल पर जो है ना वो नई नई चीजें जो है ना वो दराफत हो रही हैं, ठीक है। अब कौन सी देखें, जो पास्ट है ना, पास्ट में से उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, यहाँ पर देखें, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स, ये तीन याद कर लें, ठीक है। मैग्नेटिज्म पहले डिस्कवर किया हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स। अब इन्हीं चीजों के बदौलत आज जो हमारे पास हम मोबाइल्स जो इन्वेंशन हो रही हैं, ठीक है, मोबाइल बन रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो जैसे कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिजनेस एंड होम टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी आगे मैंने लिखी हुई हैं, तो इसको आप जब पढ़ लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपली आप ये याद कर लीजिएगा कि जो पहले जो डिस्कवरीज हुई है ना उनकी बेस पर जो है ना वो आज की डिस्कवरीज हो रही हैं, ठीक है। कौन सी पहले हुई थी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स, ठीक है। इनको, इनकी प्रिंसिपल्स को यूज करके आज की जो इन्वेंशंस है ना वो हो रही हैं। अब कौन सी, मोबाइल फोन्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और अदर बिजनेस एंड होम टेक्नोलॉजीज, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एयरक्राफ्ट, ये सारी जो भी चीजें हैं वो सारी फिजिक्स की वजह से ही जो है ना हमारे लिए सुकून पैदा कर किया जा रहा है, इन चीजों को जो है ना इन्वेंशन करके। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स को जो है वो मदर ऑफ साइंस भी कहते हैं, यानी कि एन ओल्डेस्ट साइंस ऑफ द साइंस, साइंस में अगर ओल्डेस्ट ब्रांच की बात की जाए तो दैट इज फिजिक्स, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स को जो है ना उन्होंने डिस्कवर किया था, और उसके बाद फिर आगे बाकी चीजों को डिस्कवर किया गया था। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स की बात करने के बाद, अच्छा, अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, बड़े ध्यान से, आराम से और अच्छे तरीके से हम समझेंगे इंशाल्लाह, फिर आप इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं। तो लेट स्टार्ट, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटीज को क्लियर करें कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपली अपनी जबान से ये बोलें कि फिजिकल क्वांटिटीज हम उन चीज को बोलते हैं, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो चीजें मेजर हो सकती हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, बाकी जो मेजर नहीं की जा सकती तो उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहते हैं, ठीक है। अर्ली साइंस में क्या हुआ था, फिजिक्स में क्या हुआ था कि पहले जो है वो उन्होंने लेंथ को डिस्कवर किया था, ठीक है, उन्होंने टाइम को डिस्कवर किया था, उन्होंने जो है मास को डिस्कवर किया था। तो लेंथ को जो है हम मेजर कर सकते हैं, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, मास को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं जो भी चीजें हैं, जो जो भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, आजकल तो हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी को भी मेजर कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। जब कोई चीजें मेजर हो सकती हैं तो उनको हम
फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए जो वर्ड्स मैंने बोले वही डेफिनेशन यहाँ पे बनाई है, वेरी इजी डेफिनेशन, के भाई दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जो भी चीजें मेजर्ड की जा सकती हैं तो उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं याद करनी, आराम से आसान से हम जो है इसको देख लेंगे। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज, हम कह सकते हैं कि द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को कितनी जो है क्वांटिटी कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो देयर आर two types of physical quantities, one is fundamental and other is derived quantities, ठीक है। तो दो क्वांटिटीज में इनको हमने डिवाइड किया हुआ है, फिजिक्स ने डिवाइड किया हुआ है। एक है फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी, और एक है ड्राइव्ड या फिर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, ठीक है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which cannot be explained by other physical quantities are called fundamental quantities। डियर कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपने देखना है कि वो क्वांटिटीज जिनको हम जिनको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हो उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, जो कि खुद आपस में ही कंप्लीट होती हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना किसी और क्वांटिटी का सहारा ना लेना पड़े, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ का कोई बैकग्राउंड नहीं है कि इसको किसी और क्वांटिटीज ने डिस्कवर किया हो, ठीक है। टाइम की बात करें तो ये जो है ना वो बेस क्वांटिटी है, इसको किसी और चीज ने डिस्कवर नहीं किया, ठीक है। मास की बात करें तो ये भी बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किस चीज को कहते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, और आगे हम बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, हम फंडामेंटल पहले हम देख रहे हैं, बाद में फिर जो है ना ड्राइव को देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में डियर कैंडिडेट्स जो इन्होंने डिस्कवरीज की थी, यूनिट्स की, तो उन्होंने स्टार्ट में सिर्फ 3 यूनिट उन्होंने डिस्कवर किए थे। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। मास का यूनिट जो है वो मीटर, सॉरी लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, और टाइम का सेकंड, ठीक है। और सिंबल को देख लें तो मास का एम, किलोग्राम का केजी, और सेकंड का एस, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जब शुरू शुरू में उन्होंने डिस्कवरी की थी तो सिर्फ ये 3 यूनिट्स थे, तीन जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जिनकी बुनियाद पर वो चीजों को मेजर कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं बताता चलूँ कि जब ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट के मुताबिक चल रहे थे, तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, तब सिर्फ और सिर्फ 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहे थे। कौन कौन से? पहला पहला जो था दैट वाज मेरे ख्याल से इट वाज सीजीएस सिस्टम। इट वाज सीजीएस सिस्टम। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। यानी कि लेंथ का यूनिट क्या था सीजीएस सिस्टम में? सेंटीमीटर। मास का किया था ग्राम, और टाइम का किया था सेकंड, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा सिस्टम जो है ना वो डिस्कवर किया था, दैट वाज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का मतलब होता है एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एंड एस फॉर सेकंड। अच्छा, फिर अब उन्होंने क्या किया कि जो लेंथ का जो यूनिट था उन्होंने क्या रखा? फुट रख दिया, ठीक है। अब वो सेंटीमीटर में नहीं उसको मेजर कर रहे थे, फुट में मेजर कर रहे थे। मास को किस में कर रहे थे? पाउंड में कर रहे थे। और टाइम को किस में कर रहे थे? सेकंड में कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, मास को जो है वो पाउंड में अभी भी हम करते हैं कभी कभी। आप जब अपनी बर्थडे का केक लेने जाते हैं तो किसी बेकरी में, तो आप उनको ऐसे नहीं बोलते कि 1 किलो का केक बना दे, आप बोलते हैं, वो पूछते हैं कि कितने
पाउंड का केक आपको चाहिए, ठीक है, तो फिर हम पाउंड में केक लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सीजीएस सिस्टम, एफबीएस सिस्टम, एफपीएस, उसके बाद उन्होंने लास्ट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया था दैट वाज एमकेएस। एमकेएस में, एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। यानी कि लेंथ का जो यूनिट था उन्होंने मीटर रखा, मास का जो यूनिट था उन्होंने किलोग्राम रखा, और टाइम का जो था उन्होंने सेकंड रखा, सही है। तो ये तीन सिस्टम थे और पहले ये जो चल रहे थे, फिर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, उन कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है फिर क्या किया, लास्ट में 1960 में उन्होंने 1960 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने जो है वो एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा अब पूरी दुनिया में जो है ना यही सिस्टम चलेंगे, एसआई यूनिट, जिसमें उन्होंने बता दिया कि लेंथ जो है वो मीटर में मेजर करेंगे, मास जो है वो किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम जो है वो सेकंड में मेजर करेंगे। पहले ये तीन यूनिट चल रहे थे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ भाई, जैसे टाइम चेंज हुआ तो टाइम के चेंज होने से डिस्कवरीज बढ़ती गई, साइंस तरक्की करती गई। तो फिर क्या हुआ, हमारे जो फंडामेंटल सिस्टम है वो कितने हो गए, बढ़कर 7 हो गए, ठीक है। अब पहले के दौर में तो भाई जैसे रात होती थी लोगों के लिए तो रात हो जाती थी, ठीक है। आजकल के दौर में हम देखें तो रात में भी दिन हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइट है, ठीक है, बल्ब जल रहे हैं, तो हमने रात को भी दिन में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी जो है डिस्कवर किया गया। तो टेम्परेचर को डिस्कवर किया गया और टेम्परेचर का यूनिट जो है वो क्या रखा गया, केल्विन रखा गया। और और इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने कहा कि हमने लाइट बल्ब का जो है ना वो उन्होंने सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट जो है ना वो कैंडिला सी रखा गया, ये तो याद करने की चीजें हैं। अच्छा, ये पूछ सकते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ना वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्वांटिटी है जो कि हमारी लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है। आप बल्ब के पास बैठे तो आपको जो है ना वो लाइट कम ज्यादा फील होगी, और बल्ब के दूर जाएं, बल्ब से दूर जाएं तो आपको लाइट जो है वो कम फील होगी। तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो यूनिट है वो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है। इसका यूनिट कैंडिला है और सी से इसको हम सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर साइंस ने जैसे तरक्की की तो फिर उन्होंने भाई एटम को भी मेजर कर लिया कि एटम की जो साइज है वो कितना है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास देखें हमारे पास मेजरेबल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के मास जो है ना वो मेजर हैं, जिसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में बोलते हैं, और इनका यूनिट जो है वो मोल है, एंड इसको हम मोल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटली क्वांटिटीज हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई, दैट वाज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। पहले तीन थे, फिर उसके बाद जैसे तरक्की होती गई तो फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी डिस्कवर कर दिया गया। अच्छा, अब हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज को हम देख लें। ड्राइव क्वांटिटीज को अगर हम देखें तो ड्राइव क्वांटिटीज, अच्छा मैंने बोला था, बताया कि जो बेस क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज में हम क्या पढ़ते हैं कि किसको कहा जाता है कि बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि खुद ब खुद साइंसदानों ने जिनको डिस्कवर किया था उनको हम जो है वो कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, या फिर बेस क्वांटिटी, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? अब यहाँ पे देखें, those physical quantities which are derived from other quantities are called derived quantities, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, ये अदर मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, जो कि अदर क्वांटिटीज से क्रिएट किए गए हों तो उनको हम जो है वो बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब यहाँ पे देखें, वेलोसिटी, एग्जांपल में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, डेंसिटी, इनको हम वन बाय वन जो है ना वो आगे चैप्टर आगे जो है ना टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो सर ड्राइव्ड कैसे है? ड्राइव्ड इसीलिए टाइम, ठीक है। अब तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है और टाइम का होना जरूरी है, ये आगे जा चल के हम पढ़ेंगे।
विड्थ, हाइट का होना जरूरी है। ठीक है, फोर्स के लिए हमारे पास भाई जरूरी है, एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। चीजें जो यूनिट्स जो है ना वो। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, एक बात याद रखें, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जस्ट एंड जस्ट इनकी डेफिनेशन और सिंपल बता दिया है कि ये कैसे अच्छा एक मिनट, थोड़ा वेट कर लें, तब तक मैं स्लाइड शेयर कर लूँ। अचानक नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। आवाज आ रही है मेरी सबको? टेक्स्ट में बताएं ताकि फिर मैं टॉपिक को कंटिन्यू कर लूँ आगे। आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके चलें जी, कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक, मीटर रूल। अच्छा, मैंने पहले बताया है कि डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है भाई, मीटर रूल क्या है? इट इज अ डिवाइस, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, विड्थ, हाइट एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम लेंथ को मेजर करना चाहें, विड्थ को मेजर करना चाहें, हाइट को मेजर करना चाहें, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? मीटर रूल यूज करते हैं। ठीक है, ये तो आपके सामने इसकी तस्वीर मौजूद है, आप जस्ट सिंपल याद कर लें। मैंने सबने यही डेफिनेशन याद लिखी हुई है कि इट इज अ डिवाइस, या फिर मीटर रूल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, और हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, इन तीन चीजों को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेंथ, मीटर रूल यूज करते हैं। मीटर रूल जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा इसकी लेंथ जो होती है वो 1 मीटर होती है। ठीक है, और कम से कम जो है ना वो 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसको सिर्फ इतना ही आपने याद करना है। अ, आगे बढ़ेंगे हम। फर्स्ट जो है वो, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा यही है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट हमारा है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है, ये क्या होता है? वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस, ये भी एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, हाइट, ब्रीथ, डायामीटर, रेडियस, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो वर्नियर कैलिपर है ना, वो लेंथ को मेजर करता है, यानी कि लंबाई को भी मेजर कर सकता है, हाइट को भी मेजर कर सकता है, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को भी मेजर कर सकता है, अच्छा डायामीटर को भी मेजर कर सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल रखी हुई है, तो यहाँ पे ये जो चीज है दैट इज होलो शेप है। ठीक है, तो इसका जो डायामीटर है ना बीच वाला, तो इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब जब डायामीटर को हम मेजर कर लेते हैं तो उसको जब हम दो से डिवाइड करते हैं तो उसका रेडियस भी मालूम हो जाता है। तो इट मीन से कि हम वर्नियर कैलिपर की मदद से जो है ना वो हम डायमीटर भी मालूम, रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम भी हम मालूम कर सकते हैं जो है वर्नियर कैलिपर से, एंड कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि भाई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट
को मेजर करने के लिए या फिर उसके एरिया को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो आपने यहाँ पे कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की बात करनी है कि वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वर्नियर कैलिपर जो है वो लीस्ट काउंट जो है ना, इसकी कम से कम जो मेजरमेंट है ना वो क्या है, 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मिलीमीटर में देखें तो 0.1 मिलीमीटर, इसको आप जरूर याद कर लें। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की क्या है, 0.01 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट मिलीमीटर में क्या है, 0.1 मिलीमीटर है। ये इसका जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। अच्छा, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज जो है ये भी एक डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है, जाहिर बात है, ठीक है, हम इसको भी मेजरिंग डिवाइस कह सकते हैं। और ये क्या क्या मेजर कर सकता है, लेंथ को मेजर नहीं होता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू को मेजर कर सकता है लेंथ, हाइट, ब्रेथ, डायमीटर, रेडियस,